औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, good morning and assalamu alaikum. Hope you will be making preparation for the happy occasion of Eid, but strictly follow COVID-19 SOPs. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Ameen. Today is our sixth and final lecture of chapter Waves, that is chapter 8 of your first year text, and we will discuss Doppler's effect and ultrasonic waves and their applications. प्यारे तुलबा, आज चैप्टर 8 का छठा और आखिरी लेक्चर है जो कि डॉपलर इफ़ेक्ट और अल्ट्रासोनिक वेव्स पर मुश्तमिल है। तो इस लेक्चर में हम डॉपलर इफ़ेक्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स और उसके एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। First come to Doppler's effect. What a Doppler effect is. The apparent change in the pitch or frequency of sound due to relative motion of either the sounding source or the listener or both is called Doppler effect. The apparent change in the pitch or frequency of sound due to relative motion of either the sounding source or the listener or both is called Doppler effect. देखो, अगर आप भी करें, सोर्स भी करें, तो आप आवाज़ एक ख़ास फ्रिक्वेंसी से सुनते हैं, एक ख़ास पिच से सुनते हैं। ये आपके लिए ये रेफरेंस हो गया। अब अगर आप साउंडिंग सोर्स की तरफ जा रहे हैं या साउंडिंग सोर्स से दूर जा रहे हैं या साउंडिंग सोर्स आपसे दूर जा रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो आवाज़ की पिच पे या फ्रीक्वेंसी पे जो असर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? डॉपलर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। सो रेफरेंस लेवल का क्या होगा? अगर दोनों सोर्स, साउंडिंग सोर्स और लिसनर रेस्ट में हो, तो अब लिसनर जिस तरह सुनता है उसको एज ए रेफरेंस लेगा। फिर रिलेटिव मोशन की वजह से जो उसको आवाज़ ऊंची या नीची सुनाई देती है, उस रेफरेंस के साथ आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। और यही क्या कहलाता है? डॉपलर इफ़ेक्ट कहलाता है। यानी अगर साउंडिंग सोर्स आपसे दूर जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, या आप साउंडिंग सोर्स के नज़दीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पे, आवाज़ की पिच पे जो फ़र्क पड़ता है, उस फ़र्क को हम क्या कहते हैं? डॉपलर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। ये इफ़ेक्ट क्या कहलाता है? डॉपलर इफ़ेक्ट कहलाता है। नाउ कम टू एक्सप्लेन दिस इफ़ेक्ट। कंसिडर अ साउंड सोर्स इज emitting waves at a frequency f that travels with a speed v. फ़र्ज़ करें एक साउंडिंग सोर्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी f है और वो वेव्स छोड़ रही हैं फ्रिक्वेंसी f के, और वो वेव ट्रेवल कर रही हैं विद अ स्पीड इक्वल टू v। फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंडिंग सोर्स f है और जो वेव्स जनरेट कर रहे हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी f है और स्पीड ऑफ द वेव क्या है? वो v के बराबर है। सपोज lambda be the wavelength of sound waves emitted by source, which is, फ़र्ज़ करें lambda जो है उन वेव की वेवलेंथ है जो कि साउंडिंग सोर्स इमिट कर रहा है,
और लिम्डा को निकालने का तरीका क्या है? डिस्टेंस, लिम्डा क्या है? डिस्टेंस इन विच वेव्स आर ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। फर्ज करिए ये लिसनर है, ये मेरा एक हाथ लिसनर, और ये क्या है? ये साउंडिंग सोर्स है। तो वेव्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही हैं, तो इसमें जो वेव्स अक्वारी वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसमें नंबर ऑफ वेव्स जो जनरेट हो रही पर सेकेंड वो कितनी सम हो रही है, कितनी आ रही हैं। सो डिस्टेंस इन विच वेव्स आर ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड गिव्स यू द वेवलेंथ ऑफ ए वेव। तो डिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी एफ से, तो लिम्डा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एफ होगा। ना हम एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं कि पर सेकेंड में वेव्स कितने वो करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, आपको पता है फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस किस तरह एस इज इक्वल टू वी टी से। अब वी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है और टी 1 सेकेंड हो गया, तो 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो वी मीटर। यानी अब जो है जब दोनों क्या है रेस्ट में हैं, तो वेव्स कितने डिस्टेंस में सम हो रहे हैं? वी मीटर में आ रहे हैं, वी मीटर में आ रहे हैं। सो द डिस्टेंस occupied by waves in 1 second is equal to v meter and hence the wavelength is, तो wavelength क्या हो जाएगा? लिम्डा। इसकी जगह हम क्या डाल लेते हैं? v डाल लेते हैं और नीचे क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। तो लिम्डा इज इक्वल टू v बाई f, लिम्डा इज इक्वल टू v बाई f। दिस इज द रेफरेंस wavelength of the sound heard by the listener when both the sounding source and the listener is at rest। जब साउंडिंग सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट में हो तो जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है वो किसके बराबर है? v बाई एफ के, ये रेफरेंस। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हार्ड बाय द लिसनर क्या है? f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। तो ये रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है और ये रेफरेंस वेवलेंथ है। अब जो है आने जाने की फ्रीक्वेंसी इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा कि जो रेफरेंस वेवलेंथ है वो v बाई एफ है, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है v बाई लेमडा है। दिस सिचुएशन इन विच बोथ साउंडिंग सोर्स एंड द लिसनर आर एट रेस्ट इज़ द रेफरेंस लेवल ऑफ द साउंड फॉर द फॉलोइंग केसेस। नीचे आने वाले केसेस के लिए ये वाला क्या होगा? रेफरेंस है आपके पास। अब पहला केस क्या है ले रहे? व्हेन द साउंडिंग सोर्स अप्रोचेज टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, लिसनर खड़ा है, सुनने वाला खड़ा है, साउंडिंग सोर्स सुनने वाले की तरफ आ रहा है। अब जो है फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है उसको हम डिस्कस करेंगे। When the sounding source approaches a stationary listener with a velocity v1, v1 is the velocity of the sounding source, v is the velocity of the sound. So sounding source v1 से जा रहा है stationary listener की तरफ, तो distance traveled by sounding source in 1 second, चूँकि पर सेकेंड हमने लिया है तो ये देखो 1 सेकेंड, s1 v1t, तो क्या आ जाएगा? v1 मीटर, t 1 सेकेंड के बराबर आ जाएगा, तो v1 मीटर। तो साउंडिंग सोर्स 1 सेकंड में कितना फासला ट्रेवल करता है? 1 मीटर, v1 मीटर का फासला ट्रेवल करता है, क्योंकि साउंडिंग सोर्स की वेलोसिटी v1 है और कांस्टेंट है। अच्छा जी, सो नाउ द वेव्स आर ऑक्युपाइड इन अ डिस्टेंस v माइनस v1 मीटर। पहले कितने में आ रहे थे? v मीटर में थे। जब ये नज़दीक आ गया तो अगर ये v1 आ गया है तो ये कितना रह गया? v माइनस v1 रह गया। देखो अब वेव्स कितने डिस्टेंस में आ रहे हैं? v माइनस v1 में है, v माइनस v1 में है। ये देखो ये पहले v है, अब जब ये नज़दीक आ गया तो ये देखो ये सारा पहले सारा डिस्टेंस v था, अब क्या हो जाएगा? जब v1 से आ गया तो v माइनस v1 हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस, ये साउंडिंग, ये काला जो नज़र आ रहा है ये साउंडिंग सोर्स है, करीब आ गया तो v माइनस v1। अब यही वेव पहले जब v में आ रही थी, ऑक्युपाई कर रही थी, अब यही वेव v माइनस v1 में ऑक्युपाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? v माइनस। तो द वेवलेंथ ऑफ साउंड हार्ड बाय द लिसनर अब क्या हो जाएगा? लिम्डा 1 v माइनस v1 बाई एफ आ जाएगा। लिम्डा 1 इज इक्वल टू v माइनस v1 डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा। तो वेवलेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अच्छा जी, तो ये देखो पहले वेवलेंथ क्या थी?
ये देखो मैंने कहा रेफरेंस v बाई एफ थी, अब यहाँ पर क्या है v माइनस वी वन बाई एफ है, f वही सेम है लेकिन अब देखो न्यूमरेटर कम हो गया, तो इससे जवाब क्या आएगा, कम आएगा, तो वेव लेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो गई, चेंज। अब पहले जो वेव्स आ रहे थे v डिस्टेंस में, अब वो आ रहे हैं v माइनस वी डिस्टेंस में, जब क्या कर रहे हैं, सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रहे हैं, तो वेव लेंथ ऑफ साउंड हार्ड ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हार्ड क्या हो जाएगा, f1v बाई लेमडा वन, तो देखो v डिवाइड बाई वी माइनस वी वन डिवाइड बाई एफ लेमडा वन की कीमत डाल दी, तो इससे क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई वी माइनस वी वन और मल्टीप्लाइड बाई f हो जाएगा। आपके बुक में जो साउंडिंग सोर्स है उसकी वेलोसिटी v1 की जगह a लिया गया है, तो यहाँ पर v माइनस a कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो v डिवाइडेड बाई वी माइनस वी वन और f हो जाएगा। चूंकि वेवलेंथ कम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि v डिवाइडेड बाई वी माइनस वी वन इज़ ग्रेटर देन 1। v है, अगर ये 332 है फ़र्ज़ करिए, तो ये 332 फ़र्ज़ करिए 50 है साउंडिंग सोर्स जो जा रहा है उसकी तरफ, तो ये देखो डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, तो जवाब 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब होगा कि इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन f, यानी जो फ्रिक्वेंसी पहले जो रेफरेंस फ्रिक्वेंसी थी, अब जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी f1 है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज़ v डिवाइड बाई वी माइनस वन ग्रेटर देन 1, सो f1 इज़ ग्रेटर देन f, thus the apparent frequency is increased and hence high pitch sound is heard by the listener। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह स्प्रिंग है, पहले नॉर्मल हालत में ये है, जब ये आ रहा था तो साउंड वेव कंप्रेस हो रही थी, तो स्प्रिंग के टर्न्स नज़दीक आ रहे हैं, तो वेव लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब वेव लेंथ डिक्रीज़ हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज़। तो बस ये कंक्लूजन आ गया कि जब भी साउंडिंग सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ जाता है तो उसकी वेव लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है फॉर होम फॉर द लिसनर, और लिसनर को तेज़ पिच या तेज़ फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुनाई देती हैं, जो कि ये हैं आपके पास f1 v डिवाइड बाई वी माइनस वी वन मल्टीप्लाइड बाई f। नाउ कम टू द सेकंड केस, when the sounding source moves away from the stationary listener। अब वो दूसरा केस क्या है, लिसनर अपनी जगह पे है, साउंडिंग सोर्स अब दूर जा रहा है। पहले साउंड वेव कितने फासले में थे, v में थे, रेफरेंस क्या था v, जब दूर जा रहे हैं तो एक सेकंड में v, अगर साउंडिंग सोर्स v1 से दूर जा रहे हैं, साउंडिंग सोर्स के लिए आने जाने की वेलोसिटी हमने v1 ली है, आप a भी ले सकते हो। अब साउंडिंग सोर्स स्टेशनरी लिसनर से दूर जा रहे हैं विद अ वेलोसिटी v1, साउंडिंग सोर्स इज मूविंग अवे विद वेलोसिटी v1 from the stationary listener, so the distance traveled in 1 second will be like, आपने ऊपर के s1 v1 t, तो क्या हो जाएगा, v1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि t 1 सेकेंड हो जाएगा तो v1 मीटर आ जाएगा। नाउ अब क्या हो जाएगा, the waves will now be occupied in a distance v plus v1 मीटर, v plus v1 मीटर में होगा, और apparent wavelength of sound hard क्या होगा, ये देखो lambda 2 v plus v1 डिवाइड बाई f, डिस्टेंस इन विच वेव्स आर ऑक्युपाइड डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी। ये आप देख रहे हैं, ये वाला केस देखो। अब देखो ये v1 से दूर जा रहा है, कितने से जा रहा है, ये पहले v है सारा, अब साउंडिंग सोर्स दूर जा रहा है तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है, वेव लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, ये देखो ये v प्लस v2 हो जाएगा, v प्लस v1 हो जाएगा, v प्लस v1 हो जाएगा, v1 ये गलती से v2 लिखा हुआ है इधर, लेकिन ये v1 है इन एक्चुअल, क्योंकि साउंडिंग सोर्स के आने जाने के लिए, स्टेशनरी सोर्स से दूर आने और करीब आने के लिए हमने वेलोसिटी क्या ले ली, v1 ले लिए। तो अब जो है वो वेवलेंथ जिसको आप सुन सकेंगे, जिसको लिसनर सुनेगा, वो lambda 2 इज इक्वल टू v प्लस v1 डिवाइड बाई f, क्योंकि अब इस डिस्टेंस में, ये देखो कर्सर देख रहे हो, अब इस डिस्टेंस पे वेव ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ये हो गया v और ये हो गया यहाँ पर v1 हो गया, तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक v प्लस v1 हो जाएगा, तो lambda 2 क्या आ जाएगा, v प्लस v1 बाई f आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेफरेंस के लिहाज से बढ़ गई, रेफरेंस क्या था, v बाई एफ था, यहाँ पर क्या है v प्लस v1 डिवाइडेड बाई एफ, तो वेव लेंथ क्या हो गया, वेव लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, सारी वेव लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर गई। जब वेव लेंथ इंक्रीज कर गई तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हार्ड बाई द लिसनर, ये क्या हो जाएगा, उसी तरह फार्मूले में डालो, f2v बाई lambda 2 f2v बाई lambda 2, तो v डिवाइड बाई v प्लस v1 डिवाइड बाई f आ जाएगा, तो f2 इस आपके पास आएगा v डिवाइड बाई v प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाई f हो जाएगा। अब अगर देखें v डिवाइड बाई v प्लस v1 इज़ लेस देन 1,
इज़ लेस देन। तो इसका मतलब है कि F2 जो है वो F से क्या होगी, कम होगी। F2 F की फ्रैक्शन में होगी, इशारिया में होगी। यानी फ़र्ज़ करें F2 0.5 F है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो 0.5 F जो है वो कम है। F2 क्या है, F2 क्या है, कम है, 0.5 ऑफ F है, 0.5 ऑफ F है, तो F2 कम है F से। तो इसका क्या मतलब हो गया, जब साउंडिंग सोर्स क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं स्टेशनरी लिसनर से, तो जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी है या पिच ऑफ साउंड है वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी और आपको डिम आवाज़ सुनाई देगी। जिस तरह रेलगाड़ी सायरन बजाती हुई आपकी तरफ आ रही तो आवाज़ आपको तेज़ सुनाई देती है, और आपसे दूर जाती है, आप पर पास होने के बाद आवाज़ क्या होती है, डिम होना शुरू हो जाती है जब आपसे दूर जाती हैं। तो इज़ V divided by V plus V1 is less than 1, so F2 is less than F. Thus the apparent frequency is decreased and hence low intensity sound is heard by the listener. देखो इसमें आपने क्या नोट किया, पहले वेवलेंथ क्या था, V by F था। जब साउंडिंग सोर्स अप्रोच कर रहा था तो फिर वेवलेंथ क्या हो गया, V माइनस V1 बाई F हो गया। जब साउंडिंग सोर्स दूर जा रहा था तो फिर वेवलेंथ क्या हो गया, V प्लस V1 डिवाइड बाई F हो गया। तो यहाँ पर आपने जो देखा कि अगर साउंडिंग सोर्स लिसनर के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, यानी रिलेटिव मोशन ऑफ द साउंडिंग सोर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आती हैं वो चेंज इन वेवलेंथ से आती हैं, और यही MCQs नस्ट और JK में आते हैं। सो द एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ साउंडिंग सोर्स from stationary listener is because of change in wavelength of sound, is because of change in wavelength of sound। यानी साउंडिंग सोर्स की रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज लिसनर ऑब्जर्व करता है वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ में की वजह से कर रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ की वजह से कर रहा है। सो यही बात होगी। नाउ केस 3, अब तीसरे केस की तरफ, व्हेन द लिसनर मूव्स टूवर्ड स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। अब उल्टा है, साउंडिंग सोर्स सायरन बजा रहा है कंटिन्यूसली, लिसनर उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जब लिसनर साउंडिंग सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। कंसिडर लिसनर मूव्स विद अ वेलोसिटी v2, लिसनर के लिए हमने v2 ले लिया है, टूवर्ड स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, but the listener will receive additional amount of waves due to increase in relative velocity of sound। जब देखो साउंडिंग सोर्स ये है, साउंड छोड़ रहा है तो वो तो उसकी वेवलेंथ तो वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। अब ये लिसनर पहले इधर था, अगर ये लिसनर रेस्ट में है 20 वेव रिसीव कर रहा है, कितना रिसीव कर रहे हैं, इस जगह पे 20 वेव रिसीव कर रहा है, अचानक ये करीब आना शुरू कर दे तो ये 1 सेकंड में 20 से ज़्यादा वेव रिसीव करेगा, 25 रिसीव करेगा, 30 रिसीव करेगा। तो एडिशनल नंबर ऑफ वेव ये रिसीव कर रहे हैं जब लिसनर स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स की तरफ जा रहे हैं, और उस एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स की वजह से वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या इंक्रीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। साउंड इस तरफ आ रहे हैं और ये लिसनर, यानी साउंड तो आ रहा है ना, साउंड वेलोसिटी V से आ रहा है, लिसनर उसकी तरफ V2 से इधर अप्रोच कर रहे हैं, तो V रिलेटिव क्या हो जाएगी, V प्लस V2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, V प्लस V2। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V प्लस V2। अगर दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। जनाब अब द एपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हार्ड बाई लिसनर अब क्या होगी, F3 इज इक्वल टू V रिलेटिव बाई F। साउंड की सोर्स वही, साउंडिंग सोर्स वही है, फ्रिक्वेंसी तो वही है, अब उसमें वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा है। तो ये देखो F3 V रिलेटिव बाई F आ जाएगा, तो V रिलेटिव और F जो है वो किसके बराबर है, V बाई F के बराबर है। V इज इक्वल टू F लेमडा है ना, V इज इक्वल टू F लेमडा है, तो क्या आ जाएगा, V रिलेटिव बाई लेमडा, सारी V रिलेटिव, ये यहाँ पर ये जो है ये F की जगह क्या है, ये लेमडा है, F की जगह क्या है, ये लेमडा है। अब अगर आप देखें, चलो इसमें मैं पुट कर लूँगा, लेकिन ये है वेवलेंथ, ये है क्या, लेमडा।
एफ की जगह, तो लेमडा की बजाय क्या डालो, वी बाई एफ डालो, लेमडा की जगह क्या डालो, वी बाई एफ डालो। तो इससे क्या आ गया, F3 वी रिलेटिव बाई लेमडा, और वी रिलेटिव अपनी जगह पे, और लेमडा की जगह वी बाई एफ, क्योंकि वी इज इक्वल टू एफ लेमडा है तो लेमडा वी बाई एफ आ जाएगा। और पुटिंग के बाद जो है वी प्लस वी वन बाई वी मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो ये देखो नोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो v प्लस वी वन डिवाइडेड बाई वी इज़ ग्रेटर देन वन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। सो जो F3 है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, F से, यानी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी F3 क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो है लिसनर स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स की तरफ भाग रहे हैं तो लिसनर को तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, बिकॉज ही विल रिसीव एडिशनल अमाउंट ऑफ वेव्स। अगर ये रेस्ट में हैं दोनों तो एक सेकंड में फ़र्ज़ करें लिसनर 20 वेव रिसीव कर रहे हैं। जब लिसनर उसकी तरफ भागना शुरू करता है तो साउंड तो उसी तरह उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन अब जो है वो एक सेकंड में बजाय 20 के वो 25 या 30 या 35 वेव जो है वो रिसीव करेगा, यानी वो एडिशनल अमाउंट ऑफ वेव रिसीव करेगा, जिसकी वजह से पिच या फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। नाउ कम टू द फोर्थ केस, व्हेन द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स विद द वेलोसिटी v2। देखो अगर स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स है उससे लिसनर अब दूर जा रहा है, नाराज़ होकर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कंसिडर द लिसनर मूव्स विद स्पीड v2 अवे फ्रॉम स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। In this case, there will be no change in wavelength again of sound, but listener will receive less amount of waves due to decrease in relative velocity of sound. देखो जिस तरह मैंने कहा दोनों रेस्ट में हैं तो एक सेकंड में 20 वेव रिसीव कर रहा है। अब लिसनर दूर जा रहा है, जब दूर जा रहे हैं तो साउंड वेव्स उसी एक सेकंड में उसको कम मिलना शुरू हो जाएगी। जब कम मिलना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज़ इन रिलेटिव वेलोसिटी। जिस तरह दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे के लिहाज से बाहर के बंदे की निस्बत स्लो स्पीड से होती हैं, रिलेटिव स्पीड उसका एक दूसरे के लिहाज से कम होता है। अब जनाब तो वी रिलेटिव इस केस में क्या हो जाएगा, वी माइनस वी वन हो जाएगा, वी माइनस वी वन, यानी वी रिलेटिव क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, वी रिलेटिव डिक्रीज़। सो द अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाई लिसनर, इस केस में क्या होगा, F4 वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई लेमडा, वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई लेमडा। उसी तरह फिर हमने क्या कर दिया, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में तो चेंज नहीं आता, ये लेमडा है तो लेमडा की बजाय हम क्या डाल लेंगे, फिर वी बाई एफ डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, वी बाई एफ। सो वी विल पुट वी बाई एफ, तो क्या आ जाएगा, वी माइनस वी वन, ठीक है ना, वी माइनस वी वन, क्योंकि वी रिलेटिव किस चीज़ के बराबर है, वी माइनस वी वन के बराबर है, डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो वी माइनस वी वन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वी है, वहाँ पर वी माइनस वी वन है, तो न्यूमरेटर कम है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उससे जवाब इशारिया में आएगा, यानी वी माइनस वी वन बाई वी विल गिव यू आंसर लेस देन वन। तो इसका मतलब हो गया कि जो F4 है वो फ्रैक्शन ऑफ F के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि F इज़ ग्रेटर देन F4 और F4 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी लिसनर को डिम आवाज़ सुनाई देगी अगर वो दूर जा रहा है स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स से। तो इस केस में आपने देखा कि जो अपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी है रिलेटिव मोशन ऑफ द लिसनर की वजह से फ्रॉम द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स, वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिलेटिव स्पीड। ये नेक्स्ट और JK में MCQs आते हैं। सो द चेंज इन द apparent frequency or pitch of sound due to relative motion of listener from stationary sounding source is because of change in relative speed of sound। पहले दो केसेस में जब साउंडिंग सोर्स दूर जा रहा था या करीब आ रहा था, चेंज इन वेवलेंथ की वजह से थी। इन दो केसेस में चेंज इन रिलेटिव स्पीड, जिसमें लिसनर आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो जो स्पीड पिच में जो चेंज आ रही है वो किस वजह से आ रही है, वो रिलेटिव स्पीड में चेंज की वजह से आ रही है।
अब नेक्स्ट वाले केस पे चले जाओ, when both sounding source and listener approach each other। अब देखो साउंडिंग सोर्स V1 से आ रहा है और लिसनर V2 से आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब वेवलेंथ में भी चेंज आएगा और साथ साथ रिलेटिव स्पीड में भी चेंज आएगा, वेवलेंथ में भी चेंज आएगा और साथ साथ रिलेटिव स्पीड में भी चेंज आएगा। तो अब देखो आप देख रहे हैं, कंसिडर ए साउंडिंग सोर्स moves with V1 towards listener and the listener moves with V2 towards sounding source. So there will be a change in apparent frequency of sound due to both changes in wavelength as well as relative speed of sound। पहले केसेस में जो आपने डिस्कस की चार, उनमें से पहले दो में वेवलेंथ की वजह से सिर्फ था, दूसरे में रिलेटिव स्पीड की वजह से था जब एक रेस्ट में था होता था। अब इन केस में, इस केस में जब दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो दोनों चेंजेस होंगे, वेवलेंथ में भी होगा और साथ साथ रिलेटिव स्पीड में भी होगा। सो द अपरेंट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ साउंड, ये क्या होगा, लैम्डा 1 क्या होगा, V माइनस V1 डिवाइड बाई एफ, जो हमने पहले क्या है V माइनस V1 डिवाइडेड बाई एफ। यानी अगर उसका वो वाला जो केस है साउंडिंग सोर्स वाला केस जो जा रहा था किसकी तरफ, स्टेशनरी लेसर की तरफ, तो वेवलेंथ में जो चेंज था वो ये था। अब जो रिलेटिव स्पीड में चेंज है वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में, जब दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो V प्लस V2 होगी, किसकी, लिसनर की। सो द अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हार्ड क्या होगी, F5 विल बी इक्वल टू V रिलेटिव डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, V रिलेटिव डिवाइड बाई लैम्डा 1। तो V रिलेटिव की जगह उसकी कीमत डाल लो, क्या हो जाएगा, V प्लस V2 हो जाएगा और लैम्डा क्या है 1, V माइनस V1 बाई एफ हो जाएगा। तो V प्लस V2 V माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई एफ, मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो आप देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर जो है V प्लस V2 के बराबर है और डिनोमिनेटर V माइनस V1 के बराबर है। तो न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो जवाब इससे क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, इस फैक्टर से 1 से ज़्यादा आएगा, यानी F5 या 2F होगा या 2.5F या 1.5F। तो इसका क्या मतलब हो गया कि F5 ज़्यादा होगा किससे, F से। तो पिच ऑफ साउंड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, पिच ऑफ साउंड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो व्हेन बोथ द साउंडिंग सोर्स एंड द लिसनर अप्रोचेज ईच अदर, then the frequency of sound heard will be V plus V2 divided by V minus V1 multiplied by F। ये हो गया आपके पास जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब when both the sounding source and the listener moves away from each other, recedes from each other, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, moves away from each other। उसी तरह consider a sounding source moves away with V1 from listener and the listener move away with V2 from sounding source। साउंडिंग सोर्स के लिए हमने V1 लिया था और लिसनर के लिए हमने V2, तो एक V1 से दूर जा रहे हैं और एक V2 से दूर जा रहे हैं। सो देयर विल बी अ चेंज इन अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वेवलेंथ एज वेल एज रिलेटिव स्पीड, उसी तरह जिस तरह ऊपर मैंने बयान किया। सो द अपरेंट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ साउंड इन दिस केस, वो हमने किया था लैम्डा 2। अगर आप ऊपर चेक कर ले जो साउंडिंग सोर्स स्टेशनरी लिसनर से दूर जा रहा था, तो लैम्डा 2 क्या था, V प्लस V1 बाई एफ था, V प्लस V1 बाई एफ। और V रिलेटिव क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो V माइनस V2, V माइनस V2। अब हम आते हैं कि F6 द अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ हार्ड क्या होगा, V रिलेटिव बाई लैम्डा 2, V रिलेटिव बाई लैम्डा 2। तो V रिलेटिव की जगह हमने कीमत डाल ली, वो क्या है, V माइनस, ये क्या होगा, V माइनस V2 होगा, V माइनस V2, V माइनस V2 होगा। और ये नीचे क्या आएगा, लैम्डा 2 की जगह V प्लस V1 बाई एफ हो जाएगा। तो V माइनस V2 बाई V प्लस V1 मल्टीप्लाइड बाई एफ, मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो आपने ये देख लिया कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हार्ड है, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो V माइनस V2 डिवाइड बाई V प्लस V1, तो V माइनस V2 डिवाइड बाई V प्लस V1 इज़ लेस देन 1, इज़ लेस देन, यानी F6 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ F। तो इसका मतलब है F6 डिक्रीज़ हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और लिसनर को डिम साउंड सुनाई देगा, कमज़ोर साउंड सुनाई देगा। पिच ऑफ साउंड क्या होगा, उसके लिए डिक्रीज़ हो जाएगी। इस केस में दोनों की वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से भी और रिलेटिव स्पीड की वजह से भी, वेवलेंथ की वजह से भी, रिलेटिव स्पीड की वजह से भी।
डॉपलर इफ़ेक्ट, जिसमें आपने 6 केसेस को स्टडी किया कि जब साउंडिंग सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया वो आया बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ आया। फिर अगर लिसनर स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स के करीब आ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, तो जो चेंज इन पिच ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आया वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड आया, रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड आया। ये 6 केसेस हमने डिस्कस कर दिए, और लास्ट वाले 2 केसेस जो हमने डिस्कस किए कि दोनों एक दूसरे के करीब या दूर जा रहे हैं, तो उनमें जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ एज वेल एज चेंज इन रिलेटिव स्पीड, उसकी वजह से आ रहा है। उसका कंक्लूजन क्या रहा, ये सारा कंक्लूजन मैंने दे दिया है आपको, यू कैन सी इट, ये स्क्रीन पे आपके साथ है, और आप देख लो कि दोनों स्टेशनरी हैं, एक अप्रोच कर रहा है, दूसरा स्टेशनरी है, एक रिसीडिंग है, दूसरा स्टेशनरी है। तो ये देखो, ये सारे फार्मूले वही वाले जो आपने किए थे ऊपर किए, हमने पुट कर दिए। क्या कर दिए? पुट कर दिए। तो ये देखो पहले लिखा हुआ है ये इक्वल टू एफ होगा, यानी ये रेफरेंस है। ये फिर यहाँ पर जब लिसनर अप्रोच कर रहा है, सारी साउंडिंग सोर्स अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी लिसनर की तरफ, तो ग्रेटर होगी जो लिसनर फ्रिक्वेंसी सुनेगा, और जब साउंडिंग सोर्स दूर जा रहा है स्टेशनरी लिसनर से, तो ये देखो पिच डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी लेस देन एफ रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से वो कम होगी। और ये सारे हमने केसेस जो है इस टेबल के अंदर वो कर दिए हैं। अब डॉपलर इफेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आपका साउंड को अप्लाई होता है, दैट इज़ आल्सो एप्लीकेबल इक्वली टू लाइट। स्टार जब आपके करीब आ रहे होते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? बढ़ती जाती हैं, और जब आपसे दूर जा रहे होते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती हैं? वो डिक्रीज़ होती जाती हैं। जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं सपोज़, तो उससे इंक्रीज़ होती है। ये सारा वहाँ पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स इफ़ेक्ट। अब डॉपलर इफ़ेक्ट, ये तो आप कहेंगे कि ये ज़मींदार भी कहेगा कि अगर आप दूर जाए नज़दीक आए साउंड इंक्रीज़ होगा। ये क्या है? इसके पीछे बड़ी हिकमत है। इससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मालूम करते हैं, समंदर की गहराई को भी मालूम कर सकते हैं। देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है? अ साउंड ट्रांसमीटर in ship transmits sonar or sonic waves with a frequency f through water. Sonic waves ship छोड़ता है वाटर में जिसकी फ्रिक्वेंसी f होती है। These waves are reflected from the surface of the ship or boat with a frequency f1. ये वेव जब बोट की सतह से टकराती हैं या जहाज़, समुद्री जहाज़ की या बहरी जहाज़ की सतह से टकराती हैं, तो वापस आती है किससे? F1 से। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स विल इंक्रीज इफ द शिप इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ट्रांसमीटर एंड डिक्रीज इफ मूविंग अवे फ्रॉम इट, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज called frequency shift of the incident and reflected sound, the speed of approach or recession and direction of motion can be found. देखो ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी F1 इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, और फ्रिक्वेंसी में जो शिफ्ट आएगा चेंज इन फ्रिक्वेंसी, उससे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या करता है, इससे जो है क्या किया जाता है, स्पीड ऑफ द शिप या स्पीड ऑफ द बोट जो है वो क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। और उसके लिए क्या है? F1 फार्मूला क्या है? F1 V साउंड माइनस प्लस V ऑब्जर्वर, और ये क्या है? माइनस और प्लस ये आने जाने वाले दोनों के लिए, और V साउंड माइनस प्लस प्लस V सोर्स, यानी हर एक को कवर करता है, दोनों मूव करते हैं, दोनों वो है, एक रेस्ट में एक मोशन में है। सो ये फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी से V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, और इस तरीके से जो है आप क्या कर लेते हैं, इसकी जो शिप आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, या कश्ती आप दोस्त जो है आपकी तरफ आ रही हैं या आपसे दूर जा रही हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। रेडार या रेडियो वेव्स जो होती हैं,
वो फ्रिक्वेंसी f से छोड़ी जाती हैं, विच आर रिफ्लेक्टेड फ्राम एरोप्लेन विद द फ्रिक्वेंसी f1, जिस तरह ऊपर आपने किया उसके लिए लाइट के लिए है. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव विल इंक्रीज इफ द एरोप्लेन इज अप्रोचिंग एंड डिक्रीज इफ द एरोप्लेन मूव्स अवे. रेडार वेव छोड़ी जाती हैं, एरोप्लेन की सतह से टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं. अगर रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट से ज़्यादा है तो वो आपकी तरफ आ रहा है, और अगर रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट की फ्रिक्वेंसी से कम है तो वो आपसे क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं. यू आर सेफ. सो फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी शिफ्ट वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, जिस तरह ऊपर हमने कर दिया फ्रिक्वेंसी शिफ्ट से. सो द सेम कैन बी एप्लीकेबल टू स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम अस. इसी तरह स्टार हमसे कितने दूर हैं, कितने नज़दीक हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉपलर से इफ़ेक्ट की वजह से, समंदर की गहराई, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनसे आप मालूम कर सकते हैं. अब हम आते हैं चंद एक MCQs की तरफ. द रेफरेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय लिसनर्स इन डॉपलर इफेक्ट इज. द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय लिसनर इन डॉपलर इफेक्ट इज, तो वो क्या थी, V बाई लेमडा. F इज इक्वल टू V बाई लेमडा. अब हम आते हैं द चेंज इन द पिच ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ साउंडिंग सोर्स फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर इज ड्यू टू चेंज इन, ये हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ की वजह से होती है. साउंडिंग सोर्स की रिलेटिव मोशन की वजह से जो स्टेशनरी लिसनर से होता है, फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है, अपरेंट चेंज आता है, वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ की वजह से होती है. ये देखो ये सारा हमने कराया है. नेक्स्ट, द चेंज in pitch of sound due to relative motion of listener from stationary sounding source is due to change in relative speed. Change in relative speed हम आपको पहले लेक्चर में करवा चुके हैं. नेक्स्ट क्या है MCQs. The change in pitch of sound due to relative motion of both listener and the sounding source. दोनों की relative motion की वजह से जो आता है वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ तो भी होता है, लेमडा में भी और रिलेटिव स्पीड में भी. तो A एंड B बोथ आर करेक्ट. सो A एंड B बोथ आर करेक्ट. अगर दोनों साउंडिंग सोर्स करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो वेवलेंथ में भी चेंज आता है और साथ साथ रिलेटिव स्पीड में भी चेंज आता है. अ साउंडिंग सोर्स, नेक्स्ट वाला MCQs. अ साउंडिंग सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर विद हाफ द स्पीड ऑफ द साउंड. हाफ द स्पीड ऑफ द साउंड. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड heard by listener is, the frequency of the sound heard by listener is. Sounding source साउंड के V/2 से अप्रोच कर रहे हैं स्टेशनरी, तो आप बताएं कि फ्रिक्वेंसी. तो देखो वो अप्रोच वाला फार्मूला देखो, आपने ऊपर पढ़ा F1V डिवाइड बाई V माइनस V1 है, तो V1 क्या है, V/2 के बराबर है, V/2 के बराबर है. तो इससे आप देखें हल कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 2F. यानी V माइनस V/2 से V/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, V कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2F आ जाएगा, डबल हो जाएगी. नेक्स्ट वाला जो है, अ साउंडिंग सोर्स एंड लिसनर अप्रोच ईच अदर विद V/2 एंड V रिस्पेक्टिवली. V/2 एक V/2 से आ रहे हैं साउंडिंग सोर्स, और लिसनर V से आ रहा है, अप्रोच कर रहे हैं. सो द पिच ऑफ साउंड हार्ड, तो आप देखें V प्लस V2 V माइनस V1, तो जो मल्टीप्लाइड बाई F दैट इज इक्वल टू V प्लस V, और नीचे क्या होगा, V1 क्या है, V माइनस V1 है, साउंडिंग सोर्स की V/2 है ना, ये देख रहे हो, और ये क्या आ जाएगा, 4F आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 4F. सो द आंसर विल बी 4F आ जाएगा. सो नेक्स्ट वाला देखो MCQ. डॉपलर इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू both sound and light waves. both sound and light waves. डॉपलर इफेक्ट जो है साउंड और लाइट वेव्स दोनों को अप्लाई होता है. डॉपलर इफेक्ट साउंड और लाइट दोनों को क्या होता है, अप्लाई होता है. सो डॉपलर इफेक्ट को आपने पढ़ा और आपने ऑब्ज़र्व किया कि अपरेंट ज़ाहरी जो आपको सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स आर लिसनर आर बोथ. और उससे आपने देखा समंदर की गहराई भी मालूम कर सकते हो, स्टार की पोजीशनिंग भी मालूम कर सकते हो, स्टार का डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हो, और इसी तरह जहाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें आप उससे
मालूम कर सकते हैं। अब आ जाए अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक यानी एबाव सोनिक। देखो, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। Sound of frequency higher than 20 kilohertz is called ultrasonic sound, ultrasonic waves. देखो, a human ear can hear a sound of frequency from 20 hertz to 20 kilohertz. एक इंसान की दिमाग एक नॉर्मल इंसान की कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता। सो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड अबाउट 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। एक को थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 20 हर्ट्ज से नीचे हो और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो तो उसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। दिस रेंज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पेशीज़। मुख्तलिफ कुत्तों के लिए अपना है, इंसान के लिए अपना है, दूसरों के लिए अपना है। सो अल्ट्रासोनिक वेव in general have frequency ranging from 10 kilohertz to about 100 kilohertz. However, ultrasonic devices operating with 25 billion hertz frequencies, ultrasonic devices 25 बिलियन हर्ट्ज जिसकी वेवलेंथ जो होते 10⁻⁻8 मीटर होती है, बहुत कम होती है, हैव बीन डिवेलप्ड। इतना कम वेवलेंथ के साथ डिवेलप किया गया है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अफेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट लार्जर इन साइज कंपेयर टू इट्स वेवलेंथ। बड़े चीज़ें जो होती हैं उससे अफेक्ट होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि वेवलेंथ से क्या होती हैं, मोटी होती हैं, ज़्यादा होती हैं। The depth of penetration of ultrasonic wave depends. The depth of penetration यानी अंदर घुसने की सलाहियत of ultrasonic wave is directly related to the wavelength of sound. Wavelength of sound का directly related है। जितना wavelength ज़्यादा होगा penetration ज़्यादा होगी, जितना छोटा होगा penetration क्या होगी उसकी कम होगी, क्योंकि longer wavelength वाला traveling ज़्यादा कर सकता है और shorter वाला reflect ज़्यादा होता है। इसकी application क्या है? अल्ट्रासाउंड जो आपके पास कॉमन है, गाल ब्लेडर हैं, फिटस वगैरह को देखना है। ये देखो, आपको फिटस की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। माँ के पेट के अंदर जो है ये फिटस है, मुख्तलिफ पोजीशन जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो अल्ट्रासाउंड, द डिवाइस दैट जनरेट्स अल्ट्रासोनिक वेव इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। वो डिवाइस जो कि अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मच एनर्जी देन नॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड से ज़्यादा एनर्जी करे। Thus, the penetration power of ultrasonic wave is larger and can pass easily through human tissues. Human tissues में आसानी से पास करती है। The reflected and refracted waves give different information. मुख्तलिफ information जो reflected है और refracted wave है उससे मुख्तलिफ information हम हासिल करते हैं। Kidney stones are broken with ultrasonic waves. Kidney stone यानी ब्लडलेस सर्जरी जिसको कहते हैं वो भी की जाती है। सिस्ट, कहीं पे गन वगैरह हो, सिस्ट एंड ट्यूमर कैन बी लोकेटेड एंड रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव। ट्यूमर हो, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको बचाए। ये तमाम चीज़ें जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव से डिटेक्ट भी हो सकती है और होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये तो हो गया अल्ट्रासोनिक वेव का एक टेस्टिंग मेटल्स। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, मेटल को टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मेटल्स। इसको मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी ख़राब नहीं होती और अल्ट्रासोनिक वेव से चेक किया जाता है। अ बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज अलाउड टू पास थ्रू अ मेटल टू ट्रेस डिफेक्ट्स इन मेटल बाय रिफ्लेक्शन फ्राम द फ्ला एरिया। जो ख़राब जगह होती हैं वहाँ से उसकी रिफ्लेक्शन होती है और वहाँ पर से नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होती हैं बाकी जगहों से, नॉर्मल जगहों से, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर उसमें ख़राबी है, क्रैक है या वो है। क्लीनिंग मेटल पार्ट्स को उससे यानी उसको जो सर्जरी के आलात वगैरह हैं उससे वो क्लीन किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स इन लिक्विड्स कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ द मेटल एंड आल्सो inaccessible places
by removing all the traces of foreign matters sticking to the metal surface. ऑपरेशन के बाद जो वो होते हैं आलात होते हैं, आलात जराही होते हैं, वो सारे पलूट हो जाते हैं, तो उसकी पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाए. स्टेरिलाइजेशन, ये देखो उसमें आ गया, मैं पहले कह दिया. स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ हाई इंटेंसिटी आर यूज फॉर किलिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेटेड ऑन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है ना. ये कैविटेशन, कैविटी बनाने के लिए, सुराख करने के लिए, उसके लिए भी वो किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है. सो अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ हाई इंटेंसिटी आर यूज्ड इन अ प्रोसेस सच एज कैविटेशन विच हेल्प्स इन डीगैसिंग, गैस निकालने के लिए. द प्रोसेस इन विच अ स्मॉल पार्ट ऑफ लिक्विड इज वेपराइज्ड बाय अल्ट्रावायलेट एंड लार्जर नंबर ऑफ बबल्स विद द गैस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैविटेशन. ये वो प्रोसेस है in which small part of liquid is vaporized, liquid का vaporize किया जाता है by ultraviolet rays, ultrasound waves, and larger number of bubbles with gases is formed. gases form हो जाती है, is called cavitation. इसको हम क्या कहते हैं? cavitation कहते हैं. The collapse of bubble produces large violent forces near the solid surface in liquid, और इसी तरह उसको निकाला जाता है, इसका इखराज किया जाता है. अब आते हैं MCQs पे चंदे. For normal human ear, the threshold of pain frequency is, threshold of pain frequency 20 किलोहर्ट्ज़ से जब ज़्यादा होगी तो वो सुन नहीं सकेगा, उसके लिए पेन का मौजब होगा. नेक्स्ट क्या है? द जनरल रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज़, अल्ट्रासोनिक वेव क्या 10 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 100 किलोहर्ट्ज़ के, 10 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 100 किलोहर्ट्ज़ तक हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज. तो ये हैं जनाब चैप्टर 8 का अख्ताम. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हामी हो, अल्लाह ताला आपका मदद फरमाए और अल्लाह ताला आपको इस मुल्क के लिए अच्छा से अच्छा इंसान बनाए. मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक. बाकी लेक्चर्स जो हैं वो ईद के बाद रिकॉर्ड होगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे जो शागिर्द हैं या मेरे सुनने वाले हैं मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे और हमेशा दुआएं देती रहेंगी मेरी अच्छी सेहत का, मेरी कामयाबी का. और मेरे स्टूडेंट हमेशा मेरी कामयाबी पे फ़ख्र करते भी हैं और करती भी रही हैं. जहाँ भी मिला हूँ, जितना मोहब्बत मुझे मिला है उसका कोई सोच भी नहीं सकता, कोई बड़ा से बड़ा इंसान भी नहीं सोच सकता. शुक्रिया. अल्लाह खुश रखे, खुशहालों से, आबादों से, खानदे खफगान मजोड़वे दा अल्लाह पलार के कुर्बाने वर्कवे द पाकिस्तान द पारा कुर्बाने वर्कवे पाकिस्तान नूरानोलो तमो वर्कवे नेक खलक जोशे ख खलक जोशे पलूट नच इस्तेमाल वे पाखनियत इस्तेमाल वे ख किरदार बा किरदार खलकुल वर्कवे. अल्लाह हाफिज़ और खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो. इस्लामिया कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद.